नमस्कार बच्चों। अब चैप्टर नंबर 2 सेकंड चैप्टर जो है एनसीईआरटी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इंग्लिश में से कहते हैं इन्वर्स्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी पहला चैप्टर पढ़ के आए हैं हम, और उसमें हमने फलन पढ़ा है और फिर हमने प्रतिलोम फलन पढ़ा है, यानी इन्वर्स फंक्शंस पढ़े हैं और फंक्शंस भी पढ़े हैं। अब इन्वर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में इसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आपको क्लास 11th में याद होगा, हमने क्लास 11 के छोटी क्लासेस में ही हमने पढ़े थे, फंक्शंस पढ़े थे, और 11th में भी कि अगर एक फंक्शन है y = sin थीटा, ये एक फंक्शन है यानी फलन है, तो थीटा की जो वैल्यूज़ रखे जाएंगे, जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ होती हैं वो हम डोमेन कहते हैं। किसी भी फलन के लिए थीटा के मान लो थीटा की जगह मैं x ले लेती हूँ, लेट सपोज, तो x जो मान है, अगर ये फलन है तो x के जो मान हैं यानी कि जो कोण हैं, एंगल्स हैं जो हम लेंगे, और उसके लिए साइन की जो वैल्यू निकलेगी वो y के मान होंगे। तो चूंकि ये एक फंक्शन है तो जो x के मान लिए जाएंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और इसके बीच में 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 एंड सो ऑन 360 तक, और 360 के बाद फिर और घूमने दोबारा से अपने वापस पोजीशन पे आ जाता है। तो जनरल सॉल्यूशंस भी हम निकालते थे फंक्शंस के। तो सॉल्यूशन निकालने का मतलब फॉर x वी हैव टू फाइंड द y। ये हमने पिछले मतलब 11th क्लास में हमने पढ़ा था। तो हम जब इसे, ये भी फंक्शन था और फंक्शन में आपने देखा था, और साइन के लिए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, साइन 30 की होती है 1/2। इसी तरह से जो भी वैल्यूज़ आएंगी साइन की, तो वो वैल्यूज़ को हम y के नाम से, तो ये y हो गया, बेसिकली ये x की वैल्यूज़ हो गई, और इसे ही हम डोमेन कहते हैं, और यानी प्रांत, और इसे कहते हैं कोडोमेन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं y एक फंक्शन है, y = sin x, या sin x एक फंक्शन है इस सेट से, इस सेट में ये सेट A है जो कि वैल्यूज़ लेता है, ये वैल्यूज़ कोई भी हो सकती है, तो ये एक फंक्शन डिफाइंड है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें इन्वर्स की, तो अगर y = sin x है तो इसका इन्वर्स फंक्शन अगर होगा तो x = sin इन्वर्स y इसका इन्वर्स फंक्शन होगा। तो अगर ऐसा होता है तो क्या ये इन्वर्स होगा या नहीं होगा, क्या ये फंक्शन कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि भले ही वो इन्वर्स फंक्शन हो, वो फंक्शन होना ज़रूरी है। तो इन्वर्स फंक्शन के लिए कोई भी फंक्शन y = sin x एक इन्वर्स फंक्शन होगा। कब होगा, किन परिस्थितियों में होगा, जैसे चैप्टर 1 में पढ़ा था कि ये फंक्शन y जो है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी एक फंक्शन होना चाहिए, एकैकी फंक्शन होना चाहिए, एकैकी कह लो या एक 1 फंक्शन कह लो, और साथ में क्या होना चाहिए, ये ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, यानी आच्छादक फलन होना चाहिए। यानी कि 1 होने का मतलब एक की इमेज 1, ताकि जब वापस चलें तब एक की इमेज 1 रहे। मान लीजिए 30 डिग्री के लिए भी वही वैल्यू रहती है, और 120 डिग्री के लिए भी साइन की वैल्यू 1/2 होती है। तो अब इन्वर्स फंक्शन करेंगे तो इन्वर्स फंक्शन होगा सेट B से A में, तो 1/2 किससे जुड़ जाएगा, अगर हम इन्हें ही डोमेन और कोडोमेन ले लें, तो वो 30 डिग्री से भी जुड़ रहा है और वो 120 से भी जुड़ रहा है, सॉरी 150 से भी जुड़ रहा है, नॉट 120 बट ये 150। तो 150 के लिए भी हाफ है वैल्यू, और 30 के लिए भी हाफ है, तो 1/2 30 से भी जुड़ रहा है, और 150 से भी वही वैल्यू आ रही है। तो जब एक की 2 इमेज होती है तो वो फंक्शन ही नहीं रहता है आपका। तो आप देख पाएंगे इस तरह से
कि ये फंक्शन ही नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये 1 होना ज़रूरी है और ऑन टू होना ज़रूरी है। पर y इक्वल टू साइन एक्स इस स्थिति में कि जब डोमेन आपका कोई भी एंगल हो यानी रियल नंबर हो और y आपका कोडोमेन भी रियल नंबर हो, तो फंक्शन अगर y इक्वल टू साइन एक्स R से R में डिफाइंड है तो इसका इन्वर्स संभव नहीं है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो क्या ये इसका इन्वर्स तब संभव है जब ये कैसा फंक्शन हो, 1 ऑन टू हो। तो डोमेन को चेंज करते हैं। मान लीजिए हम डोमेन में लेते हैं वैल्यूज़, एंगल जो लेते हैं 0 से 90 तक की लेते हैं यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की। और आप जानते हैं साइन की वैल्यूज़ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होती हैं, तो सेम होती हैं। फॉर दो एंगल्स की एक वैल्यूज़ होती हैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, जबकि थर्ड और फोर्थ में साइन की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, साइन ऑफ सम एंगल, तो थर्ड और फोर्थ में सेम रहती हैं। तो अब अगर हम डोमेन को 0 से 90 तक का बनाएं और फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लिया और ये फर्स्ट में पॉजिटिव है, या फिर 90 से 180 तक यानी सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव तक, या तो ये लें या ये लें, इनमें से कोई पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए लें यानी y के पॉजिटिव मान के लिए। और थर्ड जो होता है 180 से कितना होता है 270 तक, इसमें माइनस है, और 270 से 360 तक, यहाँ भी इन दोनों एंगल्स में, यानी अगर ये क्वाड्रेंट है आपका तो यहाँ से यहाँ तक, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश मैं बता चुकी हूँ चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तीसरा, ये चौथा। तो अगर साइन के लिए बात करें तो मान लीजिए जो 45 की डिग्री पर वैल्यू होती है साइन 45 की, वही साइन 135 पर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए y की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब या तो ये एंगल्स लो या ये एंगल्स लो, क्योंकि अदरवाइज दोनों अगर लेते हैं तो दोनों पर एक ही वैल्यू आएगी, तो फलन ये आच्छादक 1 नहीं रहेगा। क्लियर हुआ? तो इसलिए या तो ये वाला लो पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए या एक, तो बाय कन्वेंशन हम फर्स्ट ले लेते हैं, सेकंड को छोड़ देते हैं। ऐसे ही तीसरे चौथे में से कोई एक ले सकते हैं, या तो ये ले लो या ले लो। चूँकि ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस में, ये दोनों चतुर्थांश लगातार है, चौथा और पहला, तो यहाँ पर आपका -π/2 होता है और ये आपका +π/2, यानी ये होता -90 डिग्री, या यूँ कह लो 270 डिग्री अगर ऐसे घूम के आए। तो ये वाला जो एंगल है, तो यहाँ से यहाँ तक यानी -π/2 से π/2 तक ये कोण अगर हम लेंगे, यानी जो अब y बराबर साइन एक्स फंक्शन में अगर हम जो डोमेन है वो डोमेन क्या लेंगे, -π/2 से π/2 तक, और अब फलन आच्छादक रहे। दूसरी कंडीशन क्या, हमें आच्छादक यानी ऑन टू फंक्शन रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा रेंज बने इस फंक्शन का, y इक्वल टू साइन एक्स का जो रेंज बने वो बने जो मतलब रेंज ही को डोमेन बने। और रेंज क्या होती है, साइन एक्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो कभी भी 1 से ऊपर नहीं होती और -1 से छोटी नहीं होती। यानी फॉर एनी एंगल, कोई भी एंगल आप ले लीजिए, और स्पेशली यहाँ से यहाँ तक की भी बात करें, वैसे तो कोई भी एंगल आप कितना भी बड़ा हो, 1000 डिग्री का, 5000 डिग्री का, लाख डिग्री का, वैल्यू साइन एक्स की हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है। इसका मतलब 1 से बड़ी कोई वैल्यू हो, 1.5, 1.2 या किसी भी एंगल के लिए, यानी y कैन नॉट हैव एनी वैल्यू जब उसकी 1 से ऊपर हो। कोई भी एंगल आपका हो, कितना ही बड़ा एंगल हो, साइन एक्स की वैल्यू कभी भी 1 से ऊपर 1.2, 1.3 या नहीं हो सकती। मैक्सिमम वो 1 हो सकती है, मिनिमम वो 1 हो सकती है। तो ये जो डोमेन था पहले, जो कोई भी रियल नंबर था, अब अगर हम डोमेन क्या ले लें, -1 से 1 तक की वैल्यूज़, तो आप इसको डोमेन लें और ये आपका को डोमेन हो गया, और को डोमेन ही इसमें रेंज हो गई। जब को डोमेन और रेंज बराबर हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे वो फलन आच्छादक होता है, यानी ऑन टू फलन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है।
व्हेन रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, और डोमेन आपने ये ले लिया। तो अब अगर ये y इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन है, नॉट फ्रॉम r टू r बट फ्रॉम -π/2 से π/2, इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में, नाउ दिस y फंक्शन, ये फाई फलन जो है ये अब 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो इस तरह से हमने डोमेन को और इसको चेंज कर दिया। तो इस केस में अगर ये फंक्शन 1 ऑन टू बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये यहाँ ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स एक फंक्शन है। अब मैं एक्स और वाई को रिप्लेस कर रही हूँ, फंक्शन को ऐसे ही लिखते हैं, या एफ एक्स इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स एक फंक्शन है। अब ये इन्वर्स फंक्शन है तो यहाँ सीधी सी बात है ये फंक्शन तभी होगा अब जब डोमेन, अब चूँकि फंक्शन यहाँ से यहाँ आ गया, वाई फंक्शन यहाँ से यहाँ था, यानी साइन एक्स फंक्शन यहाँ से यहाँ था, तो इन्वर्स फंक्शन यहाँ से यहाँ हो गया। साइन एक्स अगर फंक्शन था तो उसका डोमेन ये था -π/2 से π/2, और रेंज थी या कोडोमेन था -1 से 1। अब जब इन्वर्स फंक्शन बनेगा तब आपका जो डोमेन होगा, जो रेंज था पहले फंक्शन में, वो डोमेन बन जाएगा। यानी अब डोमेन हो गया -1 से 1, और रेंज या कोडोमेन जो होगी वो होगा आपका -π/2 से π/2। तो बेसिकली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है कि आप किसी एंगल के लिए कि साइन की वैल्यू निकाला करते थे, इन्वर्स में आपको एंगल फाइंड आउट करना होता है। तो साइन इन्वर्स एक्स क्या आएगा, एक एंगल की वैल्यू आएगी जिसके लिए x का मान आपको दिया होगा। तो x का मान जो है -1 से 1 के बीच में कोई संख्या होगी, तब साइन इन्वर्स x का मान यानी f(x) का मान -π/2 और π/2 के बीच में कोई एंगल होगा। तो ये आपका इन्वर्स फंक्शन का कंसेप्ट है। क्लियर? तो इन ओवरऑल अगर हम y इक्वल टू साइन एक्स r से r में एक फंक्शन लें तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा जब डोमेन -1 से 1 हो, या डोमेन उस फंक्शन का क्या हो, -π/2 से π/2 से इसका डोमेन हो, और रेंज हो -1 से 1, तभी इस फंक्शन का आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये है आपका बेसिकली कब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम आप साइन इन्वर्स एक्स कहते हैं एक फंक्शन है, तो अब अपने आप क्लियरली दिमाग में आ जाएगा कि डोमेन क्या होगा, -1 से 1, और रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2। इसी तरह से अब अगर फंक्शन आ जाता है आपका y इक्वल टू कॉस एक्स, तो ये फंक्शन y इक्वल टू कॉस एक्स अगेन किससे डिफाइन होगा, इसका इन्वर्स तब, यानी अगर हम कहते हैं कॉस इन्वर्स एक्स एक फंक्शन है, y इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स इन्वर्स एक फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन है, तो इस केस में कॉस के लिए जो आपका डोमेन होगा वो भी -1 से 1 होगा, क्योंकि कॉस की भी वैल्यू कहाँ, -1 से 1 के बीच में ही आती है, और ये इसका डोमेन होगा, और जो इसकी रेंज होगी यानी वो एंगल जो हो जहाँ होगा, चूँकि फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो आप कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हम लेंगे इसे, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब 0 से पाई तक का वैल्यूज़ के कोण जो हैं, एंगल्स जो आप लेंगे, वो इसकी रेंज होगी, और वो ही इसका कोडोमेन हो गया। वो इसका कोडोमेन हो गया। कोडोमेन और रेंज इसका सेम है। तो ये आपका कौन सा फंक्शन हुआ, कॉस इनवर्स। तो आपने देखा था साइन इनवर्स के लिए साइन इनवर्स के लिए अगर फंक्शन साइन इनवर्स एक्स है तो जो आपका डोमेन बैठेगा वो -1 से 1,
और जो रेंज बैठेगी, रेंज मतलब परिसर, जो रेंज बैठेगी वो आपका होगा -π/2 से π/2। अगर कॉस इन्वर्स आपका फंक्शन होता है तो तब भी आपका डोमेन -1 से 1 होगा, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यूज़ जो हैं -1 और 1 से बाहर नहीं जाती, इनके अंदर ही रहती हैं। यहाँ रेंज होगा आपका 0 से π। फिर बात करते हैं tan इन्वर्स की। tan इन्वर्स का जब फंक्शन होता था तो रेंज r होती थी, डोमेन r होता था, यानी tan x की जो वैल्यूज़ आती थी वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आती थी और -∞ से 0 तक जाती थी। तो वही उसकी जो y = tan x के लिए जो y की वैल्यूज़ आती थी वो क्या आती थी, -∞ से +∞ तक सारी वैल्यूज़, यानी आपका कोई भी रियल नंबर आपका डोमेन बन जाएगा इन्वर्स फंक्शन के लिए। और जो आपकी रेंज बनेगी वो होगी -π/2 से π/2 तक, क्योंकि -π/2 और +π/2 पे tan फंक्शन जो है आपका डिफाइन नहीं होता। इफ़ वी से y = tan x, तो tan π/2 नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, और -π/2 इज़ ऑल्सो नॉट डिफाइंड। तो इन दोनों पर वैल्यूज़ नहीं होंगी, बाकी इनके बीच में फोर्थ में नेगेटिव होता है tan और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है tan, इसलिए फोर्थ और फर्स्ट चतुर्थांश, चौथा और पहला चतुर्थांश, फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट कंटिन्यूसली वो इसकी रेंज बन जाते हैं। दोनों में फ़र्क ये है साइन इमेज में, यहाँ -π/2 और π/2 दोनों इंक्लूडेड है, और ये है ओपन इंटरवल, यानी -π/2 और π/2 को छोड़कर -π/2 से बड़े और π/2 से छोटे जो है इनकी वैल्यूज़ इसमें आएंगी। फिर आते हैं कॉसेक इन्वर्स एक्स, जो साइन का उल्टा होता है। तो इसमें जो डोमेन होता है इन्वर्स में जो होगा वो होगा r -(-1 1), यानी r सारे के सारे वास्तविक संख्याएं, सब रियल नंबर्स, कौन सी छोड़कर, माइनस का मतलब कौन सी छोड़ के, -1 के बीच की छोड़कर। एन ओपन इंटरवल इसलिए लिया है कि -1 एंड 1 इज़ इंक्लूडेड, यानी कॉस इन्वर्स -1 इज़ एक्सेप्टेबल, cos inverse 1 is also acceptable but not greater than -1 and not less than 1, यानी कोई भी वैल्यूज़ ले लीजिए -1 और 1 के बीच की छोड़कर, पर -1 और 1 को ले सकते हैं। और इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी -π/2 से π/2, यही वाली सारी वैल्यूज़ आएंगी, पर कॉसेक फंक्शन जो है वो आपका 0 के लिए डिफाइन नहीं होगा, तो एक्सेप्ट 0, तो 0 डिग्री को छोड़कर, यानी -π/2 से 0 तक बट नॉट 0, और फिर 0 से π/2 तक। तो ये जो आपका चतुर्थांश है, और यहाँ यानी यहाँ से यहाँ तक की सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं सिवाय इसके, ये 0 डिग्री के। ऐसे ही सेक इन्वर्स की बात करेंगे तो इसके लिए भी सेम आपका रहेगा, हालांकि हम इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डील नहीं करते, तो वही 0 से पाई सारे हैं, लेकिन π/2 पे cos x 0 हो जाता है, मतलब cos π/2 0 होता है, तो उसके लिए sec आपका डिफाइन नहीं होगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 0 π/2 को छोड़कर बाकी सारे एंगल्स के लिए इसकी रेंज में आएंगे। तो ये आपकी बेसिकली टेबल हो गई। और इन फंक्शंस के लिए जब आप एंगल्स ढूंढेंगे तो इनमें से कोई एक आंसर आएगा। मान लीजिए अगर हम कहते हैं एक फंक्शन है साइन इन्वर्स 1/2, तो इसका एंगल बताइए, तो इसके एंगल आप यहाँ से ढूंढेंगे, ना कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं ढूंढेंगे। साइन 1/2 अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि इसको फाइंड आउट करेंगे, तो आप कहेंगे इसको y माना, तो साइन y कितना हो गया 1/2।
अब y जो है आपके हिसाब से 30 डिग्री भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, लेकिन 150 नहीं लेना क्योंकि वो इस रेंज में नहीं आ रहा, तो सिर्फ 30 डिग्री लेना। तो इस तरह से ये जो एंगल्स हम निकालते हैं इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, यानी मुख्य मान। तो आपसे पूछा है मुख्य मान निकालना या प्रिंसिपल वैल्यू निकालना इस फंक्शन में, मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है, एंगल पूछा जा रहा है, यानी यहाँ आपको ढूंढना है फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ मिलेगी आपको जो भी दी होगी, और y ढूंढना है वो यहाँ ढूंढना है। तो अगर साइन है तो हमेशा ये यहाँ से यहाँ तक की रेंज में हम ढूंढेंगे कि किसके लिए, वो किस एंगल के लिए बैठ रहा है। कॉस मिलता है तो तब हम इस रेंज में ढूंढेंगे। कहने का मतलब जब इन रेंज में से आंसर आप निकाल के लाएंगे, एंगल निकाल के लाएंगे जिसके लिए जो पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है, तो उसे हम मुख्य मान कहते हैं। तो जैसे कि आपका एक्सरसाइज 2.1 में बताया गया है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहला ही क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग, यानी फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2, ये आपसे पूछा गया है। तो साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, और प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान पूछा है। तो मुख्य मान का मतलब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, और वो वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में ही होगी। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि साइन y = -1/2, और अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है हमारी साइन 30 डिग्री, या यूँ कह लो π/6 की। एंड पिछले साल आपने 11th में पढ़ा था माइनस साइन थीटा = साइन -θ। तो इस तरह से ये -π/6 इसमें आपकी आ रही है, यानी इसमें आ रही है। कायदे में ये साइन -1/2 माइनस साइन π/6 भी होता है, मतलब माइनस साइन π/6 इसलिए भी लिख सकते हैं, या -1/2 आपकी पाई प्लस π/6 की भी यही वैल्यू होती है, यानी साइन 7 π/6 की भी -1/2 वैल्यू होगी, और -π/6 की भी -1/2 होगी। लेकिन 7 π/6 आपका इस रेंज में नहीं आता है, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं होगी, ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कहलाती है। और प्रिंसिपल वैल्यू इसलिए कौन सी कहलाएगी, -π/6, क्योंकि वो इस रेंज में आती है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस इनवर्स √3/2, इसका मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है। अगेन इसको y मानेंगे, कॉस y कितना हुआ, √3/2। अब y जो y ढूंढना है, यानी एंगल ढूंढना है जिसके लिए वैल्यू √3/2 हो, चूँकि ये पॉजिटिव है। अब हमें किस में ढूंढना है, 0 से पाई में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, यानी √3/2 की कायदे में अगर हम बात करें तो ये होगा या तो π/6 या ये होगा -π/6, इन दोनों के लिए ये वैल्यू आएगी। लेकिन -π/6 हमारी इस रेंज में नहीं आती है, इसलिए ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कहलाएगी। प्रिंसिपल वैल्यू होगी हमारी π/6, यानी मुख्य मान क्या होगा, π/6, इसलिए इसका आंसर होगा y = π/6। तो इसी तरह से बाकी आपके तमाम क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में, वो आप करेंगे, और मुझे लगता है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब भी कभी वैल्यूज़ निकालने के लिए कहा जाए तो आप प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालेंगे, और इनके एग्जाम्पल्स आप करेंगे, और बाकी हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके PDF फॉर्म में मैं आपके पास भेजूंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे, वरना जो सिर्फ वीडियो, मेरे पर्सनल नंबर जिसके पास मेरे नहीं है, वो इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर जो भी क्वेश्चन नंबर NCERT का नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप उसी नंबर मार्क करके मुझे कमेंट सेक्शन में भेजें, ताकि अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, वो समझ नहीं आ रहा, मैं आपको वो सॉल्व करके यहाँ पर अपलोड कर दूँ। थैंक यू।